हेलो स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र पाटीदार आप सभी का आधारशिला कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम हमारी क्लास का पहला वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम देखेंगे क्लास 10 का सारे चैप्टर्स एक एक करके हर वीडियो में, और सारे ही क्वेश्चंस हम यहां पर सोल्व करेंगे। तो आज हम हमारी क्लास का पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स, और आपको बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। मैं एक एक डाउट आपके क्लियर करूंगा यहाँ पर। तो बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर कोई भी क्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे क्वायरीज क्लियर करके दीजिएगा, तो मैं उस पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। और साथ ही साथ इसे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले चैप्टर्स की डेफिनेशन। रियल नंबर्स आपको सभी को पता है क्या होता है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। Real numbers are collection of rational and irrational number. It is denoted by R. ठीक है, रियल नंबर्स कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन? तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर का। आया समझ में? रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है, जिसे कि हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इतना सभी को समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि रियल नंबर जो है ये दो पार्ट देगा। कौन कौन से? एक तो देगा रेशनल और एक देगा इरेशनल। आया समझ में इतना सभी को? अब हम बात करें रेशनल की, तो रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आर दोज नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p upon q. p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। आया समझ में? यानी कि p upon q के फॉर्म में होना चाहिए। साथ ही साथ p एंड q कैसे नंबर होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए, और q इज नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए। इतना समझ में आया सभी को? अब हम देखेंगे आगे कि अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए, यानी कि q की जगह क्या हो जाए? अगर 0 हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है? अगर p अपॉन 0 हो जाता है तो यह इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि 0 की आपने कभी टेबल सुनी है क्या? 0 1 जा 0 होता है, 0 2 जा 0 ये भी होता है, 0 3 जा 0। यानी कि 0 से अगर किसी भी नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, मतलब कोई डिफाइंड नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए अगर 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या देगा? हमें इन्फिनिटी देगा या नॉट डिफाइंड देगा। आया समझ में सभी को? इसलिए यहाँ पर हम q की जगह 0 लिखते हैं, है ना। q इज नॉट इक्वल टू 0 हम यहाँ पर इसलिए ही लिखते हैं। आया समझ में सभी को कि नहीं आया? अब हम आगे की बात करते हैं। पहले पढ़ लेते हैं हम इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर के लिए मैंने लिखा है दोज नंबर डज नॉट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट। यानी कि ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर रूट है ±2, सभी को पता है। अगर मैं बात करूं 9 की, तो यहां पर भी आपको दिखेगा ±3। आया समझ में? बट ये नंबर कुछ ऐसे नंबर है जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये सभी नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं? आपके इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इंटीजर्स। यहाँ पर मैंने रेशनल नंबर में इंटीजर्स लिखा है, तो हम इसको भी जाने कि इंटीजर्स क्या होता है। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरोस, है ना। पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और जीरोस का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। उसमें जीरो जो होता है वो एक न्यूट्रल नंबर होता है। आया समझ में? क्योंकि पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर ये तो नंबर्स हो गए, साथ में जीरो है, तो हम बोलेंगे भाई जीरो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो यहाँ पर जीरो क्या है? आपका न्यूट्रल है। आया समझ में सभी को? इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से, इसको इंटीजर्स को, और रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं हम कैपिटल Q से। इतना आया समझ में सभी को? अब मैंने इसके फिर दो पार्ट किए हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि अगर पॉजिटिव नंबर के साथ हम जीरो को ले लें, किसको ले लें? जीरो को ले लें, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ अगर हम किसको ले लेते हैं? जीरो को ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा होल नंबर। आया समझ में सभी को बच्चों? हमें मिलेगा होल नंबर।
जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से। उसके बाद मैंने एक और पार्ट किया है उसी का, तो उसमें देखेंगे हम कि अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और उनमें जीरो नहीं है, विदाउट जीरो है, तो उनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं उनको हम? नेचुरल नंबर, जिसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। आया समझ में कि नहीं आया सभी को? फिर मैंने एक एरो और बनाया है, तो ये इसलिए बनाया बेटा कि जो नंबर्स आए हैं, ये नंबर्स कहां से आए हैं? तो नंबर्स आपके आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स। आपने डिजिट्स पढ़ी होगी क्लास फर्स्ट में, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। इन्हीं से मिलकर क्या बनता है? नंबर्स बनता है, और उसको हम बोलते हैं न्यूमेरल्स। आया समझ में सभी को? तो ये चार्ट भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं, जब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो अब हम देखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड्स मतलब एक मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन का मतलब डिवाइड होता है, लेमा का मतलब होता है अ प्रूवन स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि एक ऑलरेडी प्रूव्ड स्टेटमेंट जो हमारे पास पहले से ही प्रूफ है, वो किसी दूसरे प्रूफ के लिए यूज में लाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं। आया समझ में? इसके बाद देखें हम जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम है, वो मैंने यहाँ पर लिखी है, आपको अच्छे से समझ में आएगी। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q, उनके बीच में एक यूनिक इंटीजर q होगा। ठीक है, कोई भी हो सकता है, एंड आर सेटिस्फाइंग a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारी स्टेप, जो मेन स्टेप है इस फॉर्मेशन की, वो यही है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। ऐसा क्यों कहा गया है मैं आपको समझा देता हूं। आपने डिवाइड देखा होगा, यहाँ पर डिवीजन बोला है, तो हम डिवाइड को देखेंगे। आपने डिवाइड देखा होगा कि अगर मैं यहाँ पर किसी नंबर को डिवाइड करता हूं, है ना, 3 एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है, 2 से 3 को डिवाइड किया, 1 बार में 2 आया, रिमाइंडर बचा हमारा 1। ठीक है, तो आप खुद देख रहे हैं कि जो b है वो r से बड़ा है। क्या है? r से बड़ा है। तो आपको ये वाली स्टेप अच्छे से समझ में आ गई होगी कि b इज ग्रेटर देन r, बट इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ये अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा डिवीजन रुक जाएगा, और 0 से अगर बड़ा आएगा बट b से छोटा आएगा तो हमारा डिवीजन कंटिन्यू चलता भी रहेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये आपको याद रखना है। तो यही है हमारी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा थ्योरम। वहां पर a और b क्या है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स है। q क्या है? तो q एक क्वोशिएंट है। r क्या है? तो r एक रिमाइंडर है। आया समझ में सभी को? अच्छे से आया होगा। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या कह रही है? यहाँ पर बोला है एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, है ना। जो प्राइम नंबर होते हैं उनके प्रोडक्ट में ही कौन होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं। आया समझ में? एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स occur, यानी कि जहां पर वो प्राइम फैक्टर्स आते हैं उनके अलग अलग ऑर्डर में ये होगा। ऑर्डर कैसा होगा? अलग होगा। अब आप देख लें कैसे होगा अलग ऑर्डर, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। कोई भी अगर कंपोजिट नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया यहां पर 8, तो 8 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम करें, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये एक ऑर्डर हो गया। अगर मैं बात करूं 9 की, तो 3 इंटू 3। अगर मैं बात करूं 18 की, तो यहां पर क्या होगा? 2 होगा, देन 3 होगा, अगेन 3 होगा, तो यहां पर 2 आ गया, यहां 3 हो गया। यानी कि इनके बीच में इनका जो फैक्टराइज होगा, मतलब ये फैक्टर्स जब निकलेंगे तो इनके प्राइम फैक्टर्स अलग अलग होंगे, है ना। एक ही हो सकते हैं, एक कैटेगरी में भी हो सकते हैं, या फिर अलग अलग होंगे। आया समझ में? तो
कंपोजिट नंबर के लिए हमें वही बताया है। अब यहाँ पर बात करें हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की। एल्गोरिथम मतलब आप सभी को पता है, मैंने यहाँ लिख दिया है। एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग सम टाइप ऑफ प्रॉब्लम। सो यानी कि एल्गोरिथम को हम क्या बोलते हैं एक्चुअल में कि भाई इस क्वेश्चन को हम एल्गोरिथम के थ्रू सोल्व करेंगे, मतलब कोई स्टेप्स के थ्रू सोल्व करेंगे, मतलब इसके लिए कोई प्रोसीजर लगेगा। तो जो प्रोसीजर लगता है उसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा मैंने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या है, इट इज अ टेक्निक, ये एक टेक्निक है टू कंप्यूट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, यानी कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को निकालने का एक तरीका है। कौन सा, ये यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जो कि हम आगे देखेंगे। इतना सभी को समझ में आया है? आप राइट डाउन कर लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा ये। मैं पहले थ्योरी पढ़ाता हूं, उसके बाद अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखेंगे। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें बोला है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है, किसकी मदद से, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से। यहां पर देखेंगे हम, सबसे पहले लिखते हैं सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135। सभी को पता है कि 225 बड़ा है किससे, 135। सो वी अप्लाई डिवीजन एल्गोरिथम। हम क्या करेंगे, यहां पर क्या अप्लाई करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम। किस पर, 2 135 एंड 225 टू गेट क्या लाने के लिए। तो यहां पर देखेंगे हम इसका फॉर्मेट, 225 इक्वल टू 135 इनटू डैश प्लस डैश। यहां पर किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि 225 से छोटा आ जाए। ठीक है, अगर मैं 2 का करूंगा बेटा तो 270 मिलेगा मुझे। कितना मिलेगा, 270, जो कि इससे बड़ा है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मिलेगा 135 इंटू 135 प्लस यहां पर मैं 90 ऐड कर देता हूं। आया समझ में सभी को? तो ये हमें मिल जाएगा 225। अब हम देखते हैं कि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं हुआ है, तो हम फिर लिखेंगे यहां पर रिमाइंडर 90 is not equal to 0. So again we apply division algorithm to new डिवाइजर। नया डिवाइजर कौन सा, 135 एंड न्यू रिमाइंडर। नया रिमाइंडर कौन सा, सभी को दिख रहा है, 90। ठीक है, तो इन पर हम क्या करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे टू गेट। अब यहां पर देखते हैं हम 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई डैश प्लस डैश। यहां पर फिर एक नंबर का मल्टीप्लाई करें हम 90 के साथ, जो कि 135 से बड़ा ना हो। ठीक, तो हम अगर 2 लेंगे तो 180 हो जाएगा, जो कि 135 से बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, 1। तो 90 इंटू 1 90 हो गया। हमने ऐड किया कितना, 45, तो हमें क्या मिलेगा, 135। आया समझ में? अगेन हम वाले स्टेप लिखेंगे, रिमाइंडर 45 is not equal to 0. So again ये पूरी स्टेप एज इट इज यहां पर आपको लिखना है। ठीक है, एल्गोरिथम टू न्यू डिवाइजर। अब नया डिवाइजर कौन है, 90 एंड न्यू रिमाइंडर 45।
टू गेट, अगेन हम इस पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर लिखूंगा मैं 90 इक्वल टू 45, 45 से कितनी बार में मल्टीप्लाई करें कि 90 आ जाए, 2 बार में, प्लस 0। अब हमें रिमाइंडर क्या मिल गया है, 0। तो इसके लिए भी लिखना है hence remainder becomes 0, so our procedure stops। मतलब हमारा जो प्रोसीजर है वो क्या हो गया, अब रुक गया है। मतलब हमने जो एल्गोरिथम लेके चल रहे थे, हम स्टेप्स लेके चल रहे थे, वो हमारी कब आने पर रुकी, जब रिमाइंडर क्या मिल गया, हमें 0 मिल गया। तो हमारी प्रोसीजर क्या हो गई, रुक गई। क्यों रुकी, उसका रीजन, our HCF या HCF of 135 and 225 is कितना, 45। 45 क्यों है, क्योंकि ये ऐसा डिवाइजर है जिसके लास्ट में होने के बाद ही आपका रिमाइंडर क्या मिला है, 0 मिला है। इसलिए ये डिवाइजर जो लास्ट वाला होगा, यही आपका क्या मिल जाएगा, आपको HCF मिल जाएगा। आया समझ में सभी को अच्छे से? इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप सोल्व करके आ सकते हो। स्टेप भी मैंने लिख दिए। तो स्टूडेंट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर बोला है शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। यानी कि आपको प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर होंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे, इस फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे लेट a बी any positive odd integer, ने a कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हो सकता है, एंड b इज इक्वल टू 6। ये b इज इक्वल टू 6 इसलिए लिखा है, आप सभी को पता है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का जो फॉर्मेट होता है वो होता है a इज इक्वल टू bq + r। तो ये q तो है ही आपका क्वेश्चन, b का मतलब हो गया यहाँ पर 6। तो हम यहां पर b को क्या लिख रहे हैं, 6। अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा, है ना, अकॉर्डिंग टू डिवीजन लेमा क्या होगा, a इज इक्वल टू bq + r वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन b। अब यहां पर करेंगे हम पुट b इज इक्वल टू 6। तो b इज इक्वल टू 6 अगर हम रखेंगे तो क्या मिलेगा, 6q + r वेयर 0 इज लेस देन r बट लेस देन 6। अब यहां पर देखें आप कि r के लिए कुछ पॉसिबल नंबर्स आ रहे हैं, मतलब रिमाइंडर हमारे कुछ पॉसिबल नंबर्स दे रहा है। तो यहां लिखेंगे पॉसिबल रिमाइंडर्स आर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 6 इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि 6 से छोटा है, 6 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहां से लेंगे, 0 से लेकर 5 तक के नंबर, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ले लिया हमने सभी। अब हम क्या करेंगे, सो a बिकम्स, a क्या बन जाएगा हमारा, a बिकम्स 6q और 6q + 1 और 6q + 2 और 6q + 3 और 6q + 4 और 6q + 5। तो इतने सारे पॉसिबल आउटकम्स होने की वजह से यहां पर एक इतने तरह से बन गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें से, we can see that 6q और 6q + 2 और 6q + 4
have common multiple 2, है ना। आप देख रहे हो, वी कैन सी दैट कि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 में कॉमन मल्टीपल है 2। आप तो उसको कैसे लिखेंगे? सो वी कैन राइट 2 ब्रैकेट 3q और 2 ब्रैकेट 3q प्लस 1 और 2 ब्रैकेट 3q प्लस 2। आप सभी को दिख रहा है कि अगर 2 किसी भी नंबर का मल्टीपल होगा तो वो पॉजिटिव इवन नंबर ही हो सकता है। आया समझ में? वो होगा ही सही, वो पॉजिटिव इवन नंबर ही होगा अगर आपका 2 कोई का भी मल्टीपल होगा। आप खुद देखते हैं कि 2 से अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें हम तो वो हमें क्या मिलेगा? वो पॉजिटिव इवन नंबर ही मिलेगा। आया समझ में सभी को? तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया है कि 2 बाहर होने की वजह से, यानी कि एक मल्टीपल होने की वजह से उस नंबर का आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे? ये सारे ये पॉजिटिव इवन नंबर मिलेंगे। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो दे आर पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, therefore remainings are 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। remaining 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 are positive odd इंटीजर। आया समझ में सभी को ये क्वेश्चन? बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया है। आपको अगर फिर भी कोई डाउट लगता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल भेजें, तो मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। जितना मुझसे बेटर हो सकेगा मैं उससे अच्छा कोशिश करूंगा आपके साथ इसको समझाने की। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा बेटा? अगर अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें।